हेलो एवरीवन। HRK के एक और लेक्चर और नए चैप्टर में आपको खुश आमदीद। और आप सब ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम हो गया है जब मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था, और इस लेक्चर में जो अभी मैं अपलोड करने का इरादा रखता हूँ, और उसके पीछे ऑब्वियसली रीज़न ये थी कि मैं ख़ुद काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था कुछ वजूहात की बिना पे ऑफ कोर्स, और जिसकी वजह से मैंने मज़ीद लेक्चर अपलोड करना बंद कर दिए थे। और शायद अब फ्यूचर में भी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अपलोडिंग की वो इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल हम मैकेनिक्स में आधे से ज़्यादा जो मैकेनिक्स का कोर्स होता है उसको कवर कर चुके हैं, और अभी हम HRK के 9th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। और आपको पता है कि जो HRK के पहले 14 चैप्टर हैं वो पूरा मैकेनिक्स का सिलेबस बनाते हैं। तो बहरहाल ऑफ कोर्स इवेंचुअल गोल यही है कि मैकेनिक्स को कंप्लीट किया जाए और फिर आगे देखा जाए, जो कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इरादा है। बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्विकली थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस चैप्टर का 9th का। तो ये चैप्टर जो है ये रोटेशनल डायनामिक्स का है। अगेन मैं फिर से रिवाइज़ कर दूं कि हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर दो सब फील्ड आते हैं, और उनमें एक सब फील्ड जो है वो काइनेमेटिक्स है और दूसरा जो है वो डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन वो मोशन कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन सी कॉजेज़ हैं उस मोशन की, उसको हम स्टडी नहीं करते होते थे। और जो डायनामिक्स का पार्ट है उसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, and also we look at the causes which produce those kind of motions। यही बिल्कुल तरीक़ाकार हमने लीनियर मोशन के लिए किया था, और यही तरीक़ाकार जो है हम रोटेशनल मोशन के लिए भी करेंगे। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक एक्सटेंशन है उस सारे काम की जो हम पहले करके आए हैं, जो हमने किया था गालिबन तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में। तो अब ये जो 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर है ये बिल्कुल उन्हीं चीज़ों की एक्सटेंशन है रोटेशनल मोशन के ऊपर। और ये कोई नई तरह की चीज़ नहीं है। हमने तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में न्यूटन लॉज को स्टडी किया था और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया था, और वो लीनियर मोशन के लिए थी। और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, न्यूटन लॉज और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। बट ऑफ कोर्स इस बार ये रोटेशनल मोशन के लिए होंगी, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन को अब पढ़ रहे हैं। तो इट्स अगेन, अगर हम देखें बिगर पिक्चर में, तो हमारे पास ये फिर से वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो बल्कि हम पढ़ चुके हैं 8वें चैप्टर में। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ, लेकिन अब ये बिल्कुल न्यूटन के वो 3 लॉज हैं जिनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन जो है वो लीनियर मोशन से मुख्तलिफ किस्म है मोशन की। और ऑफ कोर्स हम जो न्यूटन लॉज लीनियर मोशन के लिए लिखते थे उनको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट एज अ होल हम देखेंगे कि हम सिंपली मैप कर रहे हैं वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने लीनियर मोशन में पढ़े थे, वही हम सारे के सारे उनकी मैपिंग करेंगे रोटेशनल मोशन के ऊपर। तो ये जो डायनामिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर है, जो 9th चैप्टर है HRK का, इसमें हम बिल्कुल उसी तरह के लॉज डेवलप करेंगे जो लीनियर मोशन के लिए हमने किए थे। और वो लॉज हमें पता है न्यूटन के लॉज हैं, और उन लॉज के अंदर भी आपको पता है 3 लॉज थे, और उनके अंदर भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है जिसकी एप्लीकेशंस आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास F = ma था, तो हम उसी F = ma की तरह की एक मैथमेटिकल इक्वेशन या एक मैथमेटिकल लॉ जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए भी लिखना चाहते हैं। तो जो इस लॉ की फॉर्म बनती है रोटेशनल मोशन के लिए वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और लेकिन जो फॉर्म बनने से मतलब है कि जो उसके अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन बाकी रेस्ट अश्योर कि उसकी जो फॉर्म है
यानी F इक्वल्स ma था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, तो हम बिल्कुल इसी तरह का कोई लॉ रोटेशनल मोशन के लिए भी लिखना चाहते हैं। F इक्वल्स ma में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास फोर्स थी, तो हम ऐसी ही कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं रोटेशनल मोशन के लिए जिसमें हम मैप कर सकें, यानी जो काम फोर्स करती थी लीनियर मोशन में, ऐसी हम कोई क्वांटिटी लिख सकें जो रोटेशनल मोशन में वही काम करे। और फिर राइट साइड पे हमारे पास मैस और एक्सेलरेशन था, तो ऑफ कोर्स हम रोटेशनल मोशन में भी मैस के रिलेटेड भी कोई क्वांटिटी लिखना चाहेंगे और एक्सेलरेशन के रिलेटेड भी कोई क्वांटिटी लिखना चाहेंगे। एक्सेलरेशन के रिलेटेड जो क्वांटिटी है दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस ऑफ कोर्स कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जो मैस के रिलेटेड क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अक्सर यूँ कहा जाता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट हैज़ द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन विच मैस हैज़ इन लीनियर मोशन। ये अनालॉजी जो है ये इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर आप देखें तो लीनियर मोशन में हमारी जो आइडियाज़ हैं, जो हमने नॉलेज गेन किया है, वो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको मूव करवाना अंडर सम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन में मैस को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करेंगे, ये भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना, क्योंकि अब वो लीनियर मोशन तो है नहीं, रोटेशनल मोशन है, तो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको रोटेट करवाना आसान होगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स जो बिल्कुल बेसिक हमारा सबसे फंडामेंटल टास्क है वो, जैसे मैंने बताया कि हम कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं F इक्वल्स ma की तरह की, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसी इन्वेस्टिगेशन से कि हम F इक्वल्स ma की तरह की कोई इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो इक्वेशन आप अपनी कॉलेज की फ़िज़िक्स में देख चुके हैं और आपको पता होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर आते हैं, बट स्टिल गोल ये है हमारा कि हम इस इक्वेशन को या जो भी नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं इसको यूँ हम देखें जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और हम इसको कंपेयर करें हर स्टेज के ऊपर F इक्वल्स ma से, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि जो काम F इक्वल्स ma लीनियर मोशन में करता था, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी ऐसा ही कुछ काम करेगी, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए इस केस में। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट जस्ट लाइक मैस। जैसे हम लीनियर मोशन में मैस देखते थे कि हम मैस किसी ऑब्जेक्ट की फ़िक्स ले लेते थे, और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी है, जैसे कोई कार होती है, तो हम उसको पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर लेते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करता था, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर हर पार्टिकल एक ही तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा होता था। लेकिन रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ मैस नहीं है, बल्कि कोई और पैरामीटर भी आ रहा है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी आ रही है। सो इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन सिचुएशन जिसको हम डील कर रहे हैं। और इस चैप्टर में मोस्टली हम इसी चीज़ को देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑफ कोर्स जो चीज़ फोर्स के रिलेटेड रोटेशनल मोशन में है वो टार्क है, आप उसको जानते हैं, तो हम इस चैप्टर को टार्क से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, यानी हम टार्क का फार्मूला देखेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि टार्क जो है, हम मोटिवेशन, ऑफ कोर्स मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं ये अज्यूम करूं कि आप लोगों को नहीं पता पहले टार्क क्या होता है, और कोई भी चीज़ सीखने का तरीका भी यही है कि आप उसको यूं अज्यूम नहीं करते कि वो चीज़ आपको पहले से पता है। अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप जितना भी आपका पहला नॉलेज है पहले का, उसको एक साइड पे रखें और बिल्कुल नए सिरे से उसको स्टार्ट करें कि जी मैं इसके बारे में पहले कुछ नहीं जानता, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो हम टार्क को देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन हम पहले देख चुके हैं। तो जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे इन डेप्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे, और फिर ऑफ कोर्स जो हमने इक्वेशन लिखी है
एफ इक्वल्स एम ए के रिलेटेड रोटेशनल मोशन के लिए, उसको यूज़ करेंगे कुछ सिनेरियोज़ के ऊपर, कुछ आइडियल प्रॉब्लम्स के ऊपर, कुछ रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर। आइडियल और रियल प्रॉब्लम्स का मतलब यही है कि जो आइडियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आप कॉम्प्लिकेशन नहीं डालते हैं, उनको आसान बना के करते हैं, और जब आप उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, तो फिर आप उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डालते जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने तीसरे और चौथे चैप्टर में बिना फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, फिर पांचवें चैप्टर में फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर दिया था। सो इट्स लाइक बिकॉज फ्रिक्शन जो है इट्स रियल क्वांटिटी जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो हम अपने प्रॉब्लम को मोर रियलिस्टिक बना के उसको देखते हैं। और ऑफ कोर्स इवेंचुअल गोल तो यही होता है कि हम जो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में डील करते हैं ये इस तरह के होते हैं, मोस्टली मोटिवेशन तो यही होती है कि उनको हम सॉल्व कर सकें। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर चलेगा कि मोस्टली हम जो फंडामेंटल लॉ लिखेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, ऑफ कोर्स टार्क की फॉर्म में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में, उसको लेके चलेंगे और इसको एंड तक लेके जाएंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसी चीज़ को मोस्टली डील कर रहे होंगे, कुछ एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड चीज़ें। अब ज़रा मैं इस सारी चीज़ को पर्सपेक्टिव में रख दूं कि ये कैसे रिलेटेड है। और अगेन मैं वही कहूँगा कि ये बिल्कुल यूँ समझे कि आप न्यूटन्स की 3 इक्वेशंस और 3 लॉज को ही डील कर रहे हैं। तो पहले 5 चैप्टर थे हमारे पास जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, जो ऑफ कोर्स जहाँ से जो हमको हमेशा ही डिफ़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी जगह से हमने बुनियाद से स्टार्ट कर लेना होता है। और फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कैसे करते हैं, उनको हमने न्यूटन्स की इक्वेशंस को यूज़ करके देखा, दैट्स लीनियर मोशन। फिर हमने चौथे चैप्टर में ये सवाल उठाया कि ऑब्जेक्ट मूव तो करते हैं लेकिन क्यों मूव करते हैं, एंड द आंसर वाज न्यूटन्स लॉज। और फिर पांचवें चैप्टर में हमने न्यूटन लॉज और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर छठे चैप्टर में हमने ये कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम न्यूटन लॉज से प्योरली सॉल्व नहीं कर सकते, एंड सो वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच वाज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और फिर सातवें चैप्टर में हमने जो पहले हम सिंगल पार्टिकल्स ले रहे थे उनको मैनी पार्टिकल सिस्टम्स के ऊपर लागू कर दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट 3 इक्वेशंस एंड 3 लॉज ऑफ न्यूटन। फिर हमने कहा कि व्हाट इफ़ द मोशन इज़ नॉट लीनियर, अगर हम देखते हैं हम अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रोटेट भी करते हैं, एंड सो वी आस्क्ड आवरसेल्फ हाउ डू द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन मॉडिफाई फॉर द केस when object is performing rotational motion, and so chapter 8 started। और हमने जो न्यूटन की 3 इक्वेशंस थी उनको रोटेशनल मोशन के लिए लिखा और बिल्कुल वही चीज़ें फिर से कैलकुलेट करना शुरू की जो काम हम तीसरे चैप्टर में करके आए थे। और अब ये 9वां चैप्टर आ गया है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं उनकी कॉज क्या है, एंड सो इट्स रोटेशनल डायनामिक्स। और इसमें हम एफ इक्वल्स एम ए की तरह का एक लॉ लिख के फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, जस्ट लाइक 4th एंड 5th चैप्टर। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, अगेन जो काम लीनियर मोशन में न्यूटन लॉज नहीं कर पाते थे, कुलियंस के प्रॉब्लम्स को हल करना न्यूटन लॉज से मुश्किल था, तो हमने लीनियर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करवाया। तो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम इसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और फिर हम फाइनली एक और फार्मलिज्म के ऊपर जाएंगे जिसको एनर्जी फार्मलिज्म कहते हैं, और हम देखेंगे कि वही प्रॉब्लम जो हम न्यूटन लॉज को यूज़ करके हल करते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को एनर्जी मेथड से भी हल किया जा सकता है, बट the energy method would be much easier at least. So now let's move and start this chapter. तो मैंने आपको बताया कि रोटेशनल मोशन जो है, चूँकि वो भी मोशन की ही एक किस्म है, और इससे पहले हम मोशन की एक टाइप देख चुके हैं जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और हमने ये देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनेमिक्स हैं उनको हम न्यूटन्स सेकंड लॉ से डिस्क्राइब करते हैं। यानी हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ जो था वो था F इक्वल्स ma। और इसमें हमें पता है कि जो F है ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी मैस m होती है उसके ऊपर एक्ट करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। और चूँकि ट्रांसलेशनल मोशन जो है ये भी मोशन की ही एक टाइप है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशनल मोशन के केस में भी हमें इसी तरह की, जैसे ये F इक्वल्स एम ए है, इसी टाइप की कोई इक्वेशन लिखने के काबिल होना चाहिए
और वो इक्वेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करेगी। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन का सिनेरियो है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ है। तो हम बिल्कुल इसी तरह लेट्स से कि न्यूटन सेकंड लॉ लिखना चाहते हैं लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए। तो अगर हमें बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन चाहिए तो हम उसको फिल वक्त अभी कोई भी जनरल सिंबल्स दे सकते हैं, और फ़र्ज़ करें कि जो हम इसको जनरल सिंबल्स देते हैं, यानी जो इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो इस तरह की है, b इक्वल्स डी टाइम्स एल्फ़ा। ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि जो अल्फ़ा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन से हमारा वास्ता लास्ट चैप्टर में पढ़ चुका है। और हमें अब पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेशनल मोशन में मूव करता है तो उसके अंदर इन जनरल एक्सेलरेशन हो सकता है, और उस एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप इन दोनों इक्वेशंस का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये देखें कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें इस इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है, जो लेफ़्ट वाली इक्वेशन है उसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। ठीक है। और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करता है उसके अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड पे मैंने इक्वेशन लिखी है, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें जो b है, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल b कहा है, हम देखेंगे कि हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर इस क्वांटिटी के लिए असल में सिंबल क्या यूज़ होता है, लेकिन फ़िल वक्त मैंने उसको सिर्फ b कहा है, सिर्फ इस इक्वेशन से मिलती जुलती एक इक्वेशन लिखने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो b है हमारे पास, ये भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बिल्कुल फोर्स जैसी हो। तो ये है समथिंग लाइक फोर्स, क्योंकि हम चूँकि कंपैरिजन कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ये लीनियर मोशन के केस में न्यूटन सेकंड लॉ था, ऐसे ही रोटेशनल मोशन के केस में भी न्यूटन सेकंड लॉ होना चाहिए। और अगर ऐसे ही न्यूटन सेकंड लॉ होना चाहिए तो चूँकि लीनियर मोशन के केस में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इस इक्वेशन में फोर्स थी, तो ये जो रोटेशनल मोशन है इसमें भी लेफ़्ट साइड पे जो क्वांटिटी होगी, जो भी होगी, वो हम देखेंगे कि कौन सी होती है। वो क्वांटिटी कुछ फोर्स की तरह ही होनी चाहिए, यानी जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन के केस में, इस क्वांटिटी b को भी वही काम करना चाहिए, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। दूसरा ये कि अब अगर आप इस न्यूटन सेकंड लॉ में राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जिसको आप लीनियर एक्सेलरेशन या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो इक्वेशन राइट पे मैंने लिखी है रोटेशनल मोशन के लिए, इसमें हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिटेल में लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, और इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब एक हमारे पास क्वांटिटी रह गई है जिसका कंपैरिजन यहाँ पे हम कर सकते हैं, और वो कंपैरिजन ये है कि इस न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास मैस है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे ये एक क्वांटिटी आ रही है जिसको मैंने डी कहा है। ऑफ कोर्स इसका सिंबल डी नहीं होगा, हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फ़िल वक्त मैंने इसको डी का नाम दिया है। और एक बात हमें श्योर होनी चाहिए कि ये जो डी है हमारे पास, ये भी कोई ऐसी ही क्वांटिटी होगी जैसे मैस होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो डी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, समथिंग लाइक मैस। क्योंकि अगर हम दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि ये जो डी है, चूँकि ये मैस की जगह पे आ रही है जब हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं इसका, तो इसका मतलब है कि ये जो डी है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसी मैस की होती हैं। मिसाल के तौर पे आप न्यूटन सेकंड लॉ के केस में जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की मैस जितनी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना या ट्रांसलेट करवाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है कि रोटेशनल मोशन के केस में हम यूं कहेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट की ये क्वांटिटी, जिसको मैंने अभी डी से ज़ाहिर किया है, जिस ऑब्जेक्ट की ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना उतना ही मुश्किल होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कंपैरिजन। अब हमारे पास कुछ और जनरल ऑब्जर्वेशंस भी हैं, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं बाय ट्रायल एंड एरर। और वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि आल्दो इस कंपैरिजन से हम ये इक्वेशन तो लिख सकते हैं कि इस तरह की हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए,
लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम नोट करते हैं। और जो पहली चीज़ हम नोट करते हैं वो ये है कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन में और लीनियर एक्सेलरेशन में थोड़ा सा फ़र्क इस रिगार्ड में है कि हमें पता है कि इस केस में, लीनियर मोशन के केस में, हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते थे, जो आपको याद होगा फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी जगह पे भी फोर्स लगाएं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू आती थी, एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था और वो डिपेंड करता था इस फोर्स के ऊपर। लेकिन इस ट्रांसलेशनल मोशन के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेशनल मोशन के केस में ये जो अल्फ़ा है ना हमारे पास, ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस जगह पे लगाई गई है और किस डायरेक्शन में लगाई गई है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ है। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि फ़ोर्स किस जगह पे लगाई गई है और किस डायरेक्शन में लगाई गई है। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ कि ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस जगह पे फोर्स लगाई गई है, वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड एंड इन विच डायरेक्शन इट इज़ अप्लाइड। तो जो दूसरी चीज़ है वो है डायरेक्शन के, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो मुख्तलिफ होगी किसी ऐसी वैल्यू से जो किसी दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो पैदा होगी। मैं इसको क्विकली एक डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे हम पहले बनाते हैं कि ये हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट दिस बी एक्स एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट दिखा लेते हैं और फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है। ये वही उसी तरह का रिजिड बॉडी है जिस तरह का हम पिछले चैप्टर में डिटेल से देख के आए हैं कि ये कोई भी एक शेप है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। और ये जो तस्वीर है ये हम यूँ देख रहे हैं कि जैसे हम ऊपर इसके खड़े होकर जेड एक्सिस से नीचे देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो अब इस पॉइंट का, ये जो मैंने दो पॉइंट बताए हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ये दो पॉइंट ये हमें कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि मैं पहला पॉइंट इधर चूज़ करता हूँ या इस पॉइंट के ऊपर, कि मैंने ये पॉइंट चूज़ किया और इस पॉइंट के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है। तो दिस इज़ माई फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट का जो फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ये वाला है। सही है। तो अब आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं पी कहता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाई है, तो अल्फ़ा की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं फ़ोर्स जो है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला, और इस पॉइंट के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो मुख्तलिफ होगी, यानी जो अल्फ़ा ये वाली फ़ोर्स प्रोड्यूस करेगी वो अल्फ़ा मुख्तलिफ होगा इस अल्फ़ा से। ये बिल्कुल इस सिनेरियो से मुख्तलिफ है। इस वाले सिनेरियो में आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी जगह पे फोर्स लगाएं उसके अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। और जो दूसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि जो क्वांटिटी इस सारे फिनामिना को एक्सप्लेन करती है, ये वाला फिनामिना कि किस जगह के ऊपर फोर्स लगी है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, इस क्वांटिटी को आप फिज़िक्स में टार्क का नाम देते हैं। तो मैं इसी डायग्राम को, अब इसी डायग्राम से लाइन खींचता हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये हम किस चीज़ से डिसाइड करते हैं। सो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ डिसाइडेड बाई a quantity called torque, is decided by torque। मैंने आपको इसी ऑफ कोर्स स्टार्ट में आपको बताया है इस वीडियो की कि हम आल्दो हम जानते हैं टार्क को, हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉलेज में टार्क को, लेकिन
हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम इसको फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई नई चीज़ हम सीख रहे होते हैं। और इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, टार्क के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम थोड़ी सी मुख्तलिफ फार्म में लिख सकते हैं। और वो जो थोड़ी सी मुख्तलिफ फार्म है उसको अब मैं इधर लिखता हूँ। वो थोड़ी सी मुख्तलिफ फार्म अब यूँ बन जाएगी कि ये जो लेफ़्ट पे हम जिसको मैंने बी का नाम दिया था, अब हमने देख लिया कि ये है हमारे पास टार्क। तो अब हमारे पास इक्वल बन जाए, टार्क बन जाएगा इक्वल्स डी टाइम्स अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्केलर फॉर्म लिखी है, यानी मैंने ये जो वेक्टर की लाइंस लगाई हुई थी ऊपर, वो मैंने अब हटा दिया क्योंकि हम वेक्टोरियल प्रॉपर्टी को बाद में देख सकते हैं। तो इन जनरल अब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी। और याद रहे कि ये इक्वेशन जो मैं अभी तक लिख रहा हूँ या जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ अपने पुराने नॉलेज से जो कुछ मुझे पहले पता है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ जिसको मैं अच्छी तरह अब जान चुका हूँ, सीख चुका हूँ, मैं सिर्फ उसी न्यूटन सेकंड लॉ को अपने सामने रख कर उसी तरह की एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ही हम उसको कहेंगे, लेकिन वो रोटेशनल मोशन के लिए होगा। तो मैं सिर्फ अपने पुराने इल्म की को बुनियाद बना के ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो ये ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी थी, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, वो अब मैंने देख लिया कि कुछ इस तरह का बनता है। तो अब मैंने ये देख लिया कि वो चीज़ जो फोर्स के पैरेलल होती है रोटेशनल मोशन के केस में, उसको टॉर्क कहते हैं। सही है। और राइट हैंड साइड पे अल्फ़ा हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे पास अब रह गई है, इस चीज़ को हमने देखना है। और अगर आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो ये चीज़ जो है ये मैस की तरह की कोई चीज़ है, ठीक है। अब ज़रा मैस को देखते हैं कि मैस क्या चीज़ है। लीनियर मोशन के केस में हम ये देखते थे कि मैस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिक्स्ड है, जिसका मतलब ये होता था कि एक बार हमने ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें अपनी मर्ज़ी का, लेकिन एक मरतबा आपने ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर उसकी मास जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में अगेन सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रोटेशनल मोशन के केस में ये जो डी है, जो बिल्कुल मैस की तरह की कोई चीज़ है, इट टर्न्ड आउट कि ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की मैस के ऊपर डिपेंड करती है, बल्कि ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मैस जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगेन ये भी अब दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। और वो दो चीज़ें जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि ये जो डी है ये डिपेंड करती है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जो मैस है वो कितनी है। और ये दूसरा डिपेंड करती है कि वो मैस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है। तो हाउ दैट मैस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस केस में हम सिंपली ये कहते थे कि ठीक है हमारे पास इतनी मैस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सिनेरियो में लेट मी अगेन ट्राई टू मेक अ डायग्राम फॉर यू, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं कि इस बात का मतलब क्या है। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इधर सेंटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का। तो लेट्स से इट्स अ सर्कल और लेट्स से कि इट्स अ सफ़ेयर, ठीक है। तो इस सफ़ेयर की कुछ ना कुछ मैस है और हम देख सकते हैं कि मैस जो है वो इस सेंट्रल पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसके इर्द गिर्द कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप इसी तरह की एक और यहाँ पे डायग्राम बनाएं, इसी तरह की एक और अगर हम डायग्राम बनाएं तो फ़र्ज़ करें कि अगेन ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। और अब जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फ़र्ज़ करें उसकी मैस जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, यानी ओरिजिन था। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जेड एक्सिस ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मैस का जो ये वाला पॉइंट है वो ज़्यादा फासले के ऊपर है, और जो इधर दूसरी तरफ ये वाला पॉइंट है ये कम फासले के ऊपर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से
जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी डी है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होगी। प्रीवियसली लीनियर मोशन के केस में हम ये कहते थे कि एज़ लॉन्ग एज़ इस ऑब्जेक्ट की मैस और इस ऑब्जेक्ट की मैस एक जैसी है, उनकी जो मोशन है वो एक जैसी होगी। लेकिन इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी डी है ये ना सिर्फ मैस के ऊपर डिपेंड करती है बल्कि इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो मैस डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। तो इसका मतलब है कि इन दो डायग्राम्स को अब हम देख के ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी जो मैस है वो मुख्तलिफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। तो इसका मतलब है कि ये जो डी है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होगा। आल्दो इन दोनों ऑब्जेक्ट की मैस सेम हो सकती है लेकिन डी जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होगा। और ये जो डी है इसको अब हम नाम देते हैं और इसको हम कहते होते हैं ये है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी एक नई चीज़ है जो अब आप यहाँ पे सुन रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये रोटेशनल मोशन में उसी तरह का काम करता है जिस तरह का काम लीनियर मोशन में मैस करती है। यानी मैंने आपको बताया कि जिस ऑब्जेक्ट की मैस जितनी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट का जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना उतना मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना उतना ही मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है, और अब हमारे पास अब ये सारी बातें जब आ गई तो इस इक्वेशन को मैं अब फाइनल फॉर्म में लिखता हूँ और इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूँ। और वो फाइनल और ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास ये बनती है कि जो क्वांटिटी लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास जिसको हमने टार्क कहा है, टार्क का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स में वो ये वाला सिंबल है और इस सिंबल को टाउ कहते हैं टार्क से ही। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका जो सिंबल है वो आई होता है, कैपिटल आई। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका सिंबल हम पहले देख चुके हैं कि वो अल्फ़ा होता है। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट फॉर्म बनती है न्यूटन्स सेकंड लॉ की, यानी F=ma जो लीनियर मोशन में था उसके इक्विवेलेंट फॉर्म जो है रोटेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ की वो ये वाली बनती है। लेकिन इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली ये कि उस ऑब्जेक्ट का टार्क क्या है, यानी टार्क कितना एक्ट कर रहा है। और मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया था कि जो टार्क है वो अब दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पे फोर्स लगाई गई है, यानी फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लगाई गई है, और दूसरा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो ये दो चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई हैं, इन दो चीज़ों को बुनियाद बना के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टार्क। फिर आता है राइट साइड पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने आपको बताया कि मैस कितनी है ऑब्जेक्ट की और वो मैस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है, अब ज़रा देखें कि रफ सा एस्टीमेट बनाते हैं। और अगर हम एक रफ सा एस्टीमेट बनाएं तो वो ये है कि टार्क दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। अगर हम डिस्टेंस को आर कह लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म कुछ आनी चाहिए टार्क की, और हम देखेंगे कि टार्क की हमारे पास कुछ इस तरह की रफ फॉर्म आती है। मैंने यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाया है, जिसका मतलब है कि हम देखेंगे कि टार्क जो है क्या वो बिल्कुल एफ आर के बराबर आता है या इसके साथ कोई और फैक्टर भी आता है। वो फैक्टर जो है अगर होगा तो ऑफ कोर्स वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन के ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी साइन के अंदर जम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि ये जो आई है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर? एक उस ऑब्जेक्ट की मैस के ऊपर और दूसरा फासले के ऊपर, यानी वो मैस जो है वो कितने फासले किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। और अगेन चूँकि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फासले की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी कि जो आई है वो डिपेंड करेगा मैस के ऊपर और कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर। टू बी प्रीसाइज ये आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगेन यहाँ पे देखें
कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे मौजूद है, जो हमें ये बता रहा है कि आई जो है वो प्रीसाइजली mr² के इक्वल नहीं होगा, बल्कि इसके साथ कोई और फैक्टर भी आ सकता है। और इन फैक्ट हम आगे चल के देखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी ये जो आई है, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ होती है। और उसकी ऑफ कोर्स रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि चूँकि ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों फैक्टर्स जो हैं ये हर ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी उनकी मैस कितनी है और मैस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसका मतलब है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल मुख्तलिफ होगा। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है, मैं सम अप कर दूँ कि ये है हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए हमें टार्क की ज़रूरत है, जिसकी जनरल कुछ फॉर्म इस तरह की होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत है, जिसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। फिर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब अगले कुछ लेक्चर्स में आप देखेंगे कि हम एक्सटेंसिवली ये 2 क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क हमारे पास होगा तो हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो पूरा होगा। तो ये हमारे पास 3 मेन फार्मूलाज होंगे, ये 3 मेन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम एक्सटेंसिवली डील करेंगे इस चैप्टर में। तो मेरे ख्याल से आई शुड स्टॉप हेयर फॉर दिस वीडियो, बिकॉज दिस शुड बी माई गेस इज़ इट शुड बी अराउंड 25-30 मिनट्स। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम टार्क को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इवेंचुअली फिर उनको इस इक्वेशन में यूज़ करके कैसे हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए इनको सॉल्व करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। एंड सो देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड towards the end of the chapter. So that's it for today, and hopefully I will see you in next video soon, hopefully. So till that point, bye bye.